इमेजिन कीजिए कि आप एक प्लेन में सफर कर रहे हैं जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और तभी उसके विंग से बिजली टकराती है और देखते ही देखते ये प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है और साथ ही साथ ये कई टुकड़ों में भी बिखरने लगता है। ये थॉट वाकई काफी डरा देने वाला है जिसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके साथ ये सब हुआ और उन सब के बावजूद भी वह आज जिंदा है। इस इंसान का नाम है जूलियन क्वेपके। आइए जानते हैं उनकी इस रियल सर्वाइवल स्टोरी के बारे में। जूलियन का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को लीमा में हुआ था, जो पेरू की कैपिटल है। वह जर्मन जूलॉजिस्ट मारिया और हैंस विल्हेम क्वेपके की एकमात्र संतान थे। जब उनका जन्म हुआ तब उनके माता पिता लीमा के हिस्ट्री म्यूजियम में काम कर रहे थे। जब वे 14 साल की थी तब उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ लीमा छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके पेरेंट्स को अमेज़न के जंगलों में पेंगुआना नाम से एक बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर को एस्टैब्लिश करना था, ताकि वे वहाँ के घने जंगलों के इकोसिस्टम को एक अच्छे तरीके से समझ सके। यही रहते हुए जूलियन ने जिंदा रहने के लिए कई तरह के सर्वाइवल स्किल्स भी सीखे थे, इस बात से अनजान होते हुए कि एक दिन यही स्किल्स उनकी जिंदगी बचाकर एक इतिहास बनाने वाले हैं। इस बारे में BBC को 2012 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, मैंने वर्षों में जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा। यह बहुत खतरनाक नहीं था। ये वो हरा भरा नरक नहीं है जिसके बारे में दुनिया हमेशा सोचती है। जूलियन ने 2 सालों तक पेंगुआना में ही होम स्कूलिंग की, लेकिन बाद में वहाँ के एजुकेशनल अथॉरिटीज के द्वारा उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए उन्हें वापस लीमा आना पड़ा और वहीं रहते हुए उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई करनी पड़ी। अब समय था क्रिसमस का और साल था 1971। जूलियन के पिता क्रिसमस के लिए जूलियन और उसकी मां मारिया को पेंगुआना में वापस बुलाना चाहते थे, जिसके लिए मारिया क्रिसमस से कुछ दिन पहले जाना चाहती थी। लेकिन जूलियन लीमा में 23 दिसंबर को अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करना चाहती थी। इस बात पर जूलियन की मां अग्री कर जाती है और वे दोनों 24 दिसंबर की शाम को लीमा से पेंगुआना की फ्लाइट लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब क्योंकि ये टाइम क्रिसमस का चल रहा था, इसलिए उस समय लीमा से पेंगुआना जाने वाली लगभग सभी फ्लाइट्स बुक हो चुकी थी, सिर्फ लांसा की एक फ्लाइट को छोड़कर। लेकिन जूलियन के पिता उनके लांसा से ट्रेवल करने को लेकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि उस समय सेफ्टी को लेकर लांसा की रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। और जूलियन के पिता ये भी जानते थे कि जिस प्लेन से वे दोनों पेंगुआना आने वाले थे, लॉकहीड L-188 इलेक्ट्रा, इसका फ्लाइट रिकॉर्ड काफी खराब था। लेकिन उस समय कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से जूलियन और उसकी मां को लांसा से ही अपनी फ्लाइट बुक करनी पड़ती है। प्लेन के पीछे से सेकंड रो में बैठी जूलियन ने विंडो सीट ली, जबकि उनकी मां मिडिल सीट पर बैठी थी। शुरुआत में ये फ्लाइट किसी भी दूसरी फ्लाइट की तरह ही लग रही थी, लेकिन उनके लैंड करने से 15 मिनट पहले आसमान में अचानक काफी अंधेरा हो गया और प्लेन में काफी ज्यादा टर्बुलेंस होने लगे और देखते ही देखते लॉकर से लोगों के बैग, गिफ्ट और बाकी सामान गिरने लगे। प्लेन के चारों तरफ काफी तेज बिजली चमक रही थी और डर से लोग रोने और चिल्लाने लगे थे। कुछ ही मिनटों में प्लेन के इंजन पर बिजली गिर जाती है और फिर प्लेन 2 टुकड़ों में टूटकर तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी अचानक से शोर बंद हो जाता है और जूलियन खुद को हवा में नीचे गिरते हुए देखती है। तेजी से नीचे गिरते हुए उन्हें हवा की तेज फुसफुसाहट के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। इस बारे में जूलियन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि मैं प्लेन के बाहर खुली हवा में थी, मैंने प्लेन को नहीं छोड़ा था, बल्कि प्लेन मुझे छोड़ चुका था। इसके बाद वे हवा में ही बेहोश हो जाती हैं और उन्हें प्लेन के जमीन से टकराने के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके प्लेन के नीचे गिरने की वजह से उनकी कॉलर बोन टूट गई है और उन्हें अपने कंधे और पैरों में भी चोटें आई थी। उनके घुटने का लिगामेंट भी टूट चुका था, लेकिन इससे उन्हें चलने में इतनी परेशानी नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने अपनी मां को ढूंढने के लिए आवाज लगाना शुरू किया, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ जंगल की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अपने आसपास मेंढकों और पक्षियों की आवाज को पहचान कर वे समझ गई कि ये उन्हीं जंगलों में थी और अपने घर से ज्यादा दूर भी नहीं थी। लेकिन उनका एक गलत मोड़ और वो दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में और भी अंदर जाकर फंस सकती थी। तभी उन्हें वहाँ एक प्लेन के उड़ने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस जंगल के काफ़ी घने होने की वजह से उन्हें प्लेन दिखाई नहीं दिया। जूलियन वहाँ एक छोटी ड्रेस में थी और उनका एक सैंडल भी खो गया था, लेकिन वो दूसरे सैंडल को अपने पास रख लेती हैं क्योंकि उनका चश्मा भी खो चुका था और उनके कम दिखाई देने की वजह से चलते समय अपने सामने की ज़मीन को चेक करने के लिए वो उस सैंडल को आगे फेंक कर उसका इस्तेमाल कर सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जंगल में कई तरह के सांप भी जमीन पर पड़ी हुई पत्तियों में छुपे रहते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन अपनी सैंडल का यूज करके वो इनका पता लगा सकती थी। क्रैश साइट पर उन्हें एक बैग भी मिला जिसमें कुछ खाने की चीजें थी, जिन्हें खाने के बाद कुछ और ना होने की वजह से उन्हें भूखे मरने का भी डर था। उन्हें पता था कि जंगल में जो कुछ भी उगता है जहरीला हो सकता है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं छूती थी जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। वहाँ दिन में काफी बार बारिश होती थी जिससे सब कुछ गीला रहता था, लेकिन रात में काफी ठंड होती थी और उस मेरी ड्रेस में इतनी ठंड में रहना उनके लिए काफी मुश्किल था।
चौथे दिन जूलियन को कुछ गिद्धों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वे काफी डर गई, क्योंकि उन्हें पता था कि वे तभी आते हैं जब आसपास कुछ बहुत ज्यादा सड़ी हुई लाशें पड़ी होती हैं। और इस बार ये सब प्लेन क्रैश में मरे हुए लोगों की लाशें थी जो उन्हें बहा ले आई थी। कुछ दूर नदी के साथ साथ चलने पर उन्हें एक बेंच मिली जिस पर 3 लोग सवार थे और जिनमें से सबसे पहला जमीन में धंसा हुआ था। ये सब देखकर जूलियन काफी डर गई, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब उन्होंने कोई लाश देखी थी। उन्हें लगा कि उनमें से एक उनकी मां हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि उस औरत के पैर के नाखून पर नेल पॉलिश लगी हुई थी और उनकी मां ने कभी अपने नाखूनों को पॉलिश नहीं किया था। ये सब देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही अपनी मां के लिए ऐसा सोचने पर उन्हें बुरा भी लगा। अब जूलियन का शरीर धूप से भी जलने लगा था। वह भूख से मर रही थी, काफी कमजोर भी हो गई थी और 10वें दिन के आते आते इस स्ट्रगल से हार भी मानने लगी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस पूरी दुनिया में वह अकेली हैं। बाद में उन्हें एक बहुत बड़ी नाव दिखाई दी, जिसे देखकर उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्हें लगा कि उन्हें शायद हैलुसिनेशन हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने इसे छुआ तब महसूस किया कि यह सब असली है। वहीं से एक छोटा रास्ता जंगल के अंदर जा रहा था, जहां उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक आउटबोर्ड मोटर और एक पेट्रोल कैन पड़ी थी। उनके सीधे हाथ में घाव हो गया था और जिसमें कीड़े भी पड़ने लगे थे। इन्हें निकालने के लिए जूलियन ने पेट्रोल को अपने घाव पर डाल दिया, जिससे उन्हें काफी दर्द हुआ, लेकिन इस तरह उन्होंने लगभग 30 कीड़ों को उस घाव से बाहर निकाला और फिर उन्होंने वही रात बिताने का फैसला किया। अगले दिन उनकी नींद कुछ आदमियों की आवाज सुनकर टूट जाती है। ये वहाँ के स्थानीय मछुआरे थे और उसी झोपड़ी की तरफ आ रहे थे जहाँ जूलियन रुकी हुई थी, और एक काफी कमजोर, गंदी और सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर डर गए। इस बारे में जूलियन ने बताया कि उन्होंने सोचा कि मैं एक तरह की जलदेवी हूँ, जो कि एक डॉल्फिन और एक व्हाइट स्किन लड़की का एक मिक्स ब्रीड है। लेकिन जूलियन के माता पिता ने उसे जिंदा रहने के लिए एक और स्किल सिखाया था, और वो था स्पेनिश लैंग्वेज बोलना। उसने स्पेनिश में उन लोगों को अपने बारे में बताया कि उसका नाम जूलियन है और वो लांसा फ्लाइट क्रैश की एक सर्वाइवर है। ये जानकर उन्होंने उसके घावों का इलाज किया और बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अपने बचाव के बाद जूलियन को पता चला कि वह लांसा दुर्घटना में बची एक अकेली सर्वाइवर थी और उनकी मां मारिया समेत कुल 91 लोग इस क्रैश में मारे गए थे। जूलियन की इस रियल सर्वाइवल स्टोरी से हम 2 इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। फर्स्ट, प्लेन क्रैश होने के बाद जूलियन की एक मजबूत और दृढ़ रहने की सोच उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाती है। काफी फिजिकल और इमोशनल चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और खुद को जिंदा रखने के लिए कोशिश करती रही। इस दौरान उन्होंने खुद पर विश्वास बनाए रखा और उनके एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले एटीट्यूड ने उनके जिंदा रहने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सेकंड, जूलियन ने जंगल के बारे में अपनी नॉलेज का यूज खाना ढूंढने, जिंदा रहने और खुद को खतरों से बचाने के लिए किया। जितने भी सर्वाइवल स्किल्स उनके माता पिता ने उन्हें सिखाए थे, उन सभी का यूज करते हुए ही जूलियन खुद को जंगल में जिंदा रख सकी। जूलियन ने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम है व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई, और बाद में उनकी स्टोरी पर एक मूवी भी रिलीज की गई थी जिसका नाम है मिरेकल्स स्टिल हैपन। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये रियल स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो मैं जरूर आपके थॉट्स इस बारे में सुनना चाहूंगा, जिसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जूलियन की तरह ही इस दुनिया में ऐसी कितनी सर्वाइवल स्टोरीज है जिनसे हम सबको सीखने के लिए काफी कुछ मिल सकता है, और ऐसी ही एक और सर्वाइवल स्टोरी है स्टीवन कैलाहन के बारे में, जिसे आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल सात्विक कॉन्शियसनेस को जरूर सब्सक्राइब करें।